चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 यहाँ तो छोड़े थे ना, आराम से लगे रहिए, मजे से पढ़िए। धुआंधार कहते हैं ना, धुआंधार वो एक होता है ना कि एक वर्ग, जब आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट सर हम क्रिकेट नहीं पहचानते हैं, आप नहीं पहचानते क्रिकेट, क्या पहचानते फिर? क्रिकेट देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि एक ओवर एक लिमिट के बाद ना बैट्समैन ओपन खेलते हैं, एकदम धुआंधार, आउट होंगे, जो होगा देखा जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उस तरीके से अब आप जो है उसी मोड में चल रहे हैं। अब धुआंधार पढ़िए, फेल पास कोई डर नहीं, जो होगा देखा जाएगा, है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में होगा, सब कुछ होगा। इसलिए पेड 365 चल रहा है, अपना करंट अफेयर्स आप खुद पढ़ते रहिए, एकदम मन करे देखिए, मजे से देखिए। कहने मतलब मेरा ये है, एकदम पढ़ना है ही, कोई रास्ता ही नहीं है, पढ़ने के अलावा कोई रास्ता बता दीजिए मुझे, मजा बताइएगा, चुपके से दिएगा सर हम कैसे आपको बताएंगे, सपना देखिएगा, मैं देख लूँगा। अच्छा ऐसा भी है, दूर संचार पढ़ने का मतलब इतना बड़ा संचार नहीं है सर। ठीक है चलिए आर्टिकल आगे बढ़ाते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 के विविध प्रावधान लागू हुए, सुर्खियों में इसलिए था। अब आता दूरसंचार अधिनियम 2023 के बारे में। सर इसमें क्या अधिनियम है, कुछ है क्या इसमें खास बात? देखते हैं खास बात क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करना। अच्छा ऐसा बात है सर, संशोधन करेंगे। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम समावेशन, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है। या सिद्धांत है सर, ऐसे भी कुछ है क्या? पता होगा, आइए तैयारी कर रहे हैं, पॉइंट को पकड़िए। देखिए जुकाम है, पहले बता दे रहा हूँ, पता चला सर आपकी आवाज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है, लगनी चाहिए अच्छी। वर्तमान दूरसंचार क्षेत्र का और प्रौद्योगिकियों की में उच्च तकनीकी प्रगति हुई है। क्या हुआ है, सवाल ये है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में क्या हुआ था पता होगा, इतिहास में सोचिएगा। और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 को निरस्त करते हुए दूरसंचार अधिनियम 2023 बनाया गया। क्या निरस्त किया गया? 1885 और 1933। अब बात आती है दूरसंचार अधिनियम की विशेषताएं। विशेषता भी कुछ है, क्या है सर इसमें विशेषता, क्या हो सकता है, देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या है, स्पेक्ट्रम का आवंटन। इसमें क्या है, स्पेक्ट्रम का आवंटन किसके माध्यम से? नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। सर नीलामी की जाएगी स्पेक्ट्रम का? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। याद रखिएगा, कुछ कंडीशन लगा दिया गया, ध्यान रखिएगा। निर्धारित उद्देश्यों में शामिल क्या क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा, याद रखिए सब, आपदा प्रबंधन, मौलिक संबंधी पूर्वानुमान, परिवहन, उपग्रह सेवाएं। पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया, पहली बार वैसे ध्यान रखिए ना, इंपॉर्टेंट है भाई। यह आवंटन वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होगा। वैश्विक मानदंडों, सर हमको लगा भारत के मानदंड होना चाहिए, हमारा भारत ही नहीं, वैश्विक मानदंड, ध्यान रखिएगा। हाँ जाए तो पता लगा कन्फ्यूज पड़ गया उसी में। राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में चर्चाओं में था राइट ऑफ वे का मतलब क्या है, यही नहीं सुन रहा सर, ये राइट ऑफ वे क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसी संस्थाएं जो दूर संचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर बात हुई, जो दूर संचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं, वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति में राइट ऑफ वे की मांग कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। राइट ऑफ वे का आशय क्या है, ये भी देख लिए। आशय सार्वजनिक निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है। राइट ऑफ वे का आशय सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है। क्लियर बात होगी, राइट ऑफ वे। अब यही आ जाएगा तो सोचेंगे सर कुछ ट्रिक बता दीजिए इसको, क्या इसमें ट्रिक सोचना है, याद रखिए वैसे सिंपल सी बात है। अब बात आती है, अब बात आता है उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा इसमें क्या है? केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय कर सकती है। कौन कर सकती है? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति नहीं, बीच में राष्ट्रपति आ जाएगा, आपको लगेगा। उदाहरण के लिए विनिर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति, ठीक है, पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर तैयार करना, डू नॉट डिस्टर्ब, ध्यान रखिएगा। उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर या विनिर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना आदि, ये कुछ पॉइंट हैं, आपका मन करे ध्यान रखिएगा, ये याद रहे। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें क्या किया गया है? अब ये डिजिटल भारत निधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में बन जाएगी। डिजिटल भारत निधि किसके नियंत्रण में? केंद्र सरकार के। यही आ जाएगा ऑप्शन में। सर हमको तो लग रहा था राष्ट्रपति के नियंत्रण में। अच्छा सब बात राष्ट्रपति जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। हाँ ठीक बात है फिर तो। इस निधि का उपयोग दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और पायलट परियोजनाओं के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। अवरोधन और तलाशी का अधिकार।
अवरोधन, इंटरसेप्शन और तलाशी का अधिकार। इसमें क्या है भाई, कुछ निश्चित आधारों पर संदेशों का इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया सकता है। ठीक है, इन आधारों में राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों को उकसाए जाने से रोकना आदि शामिल है। ठीक है, बहुत कुछ होगा। देखिए बस पढ़ते रहिए और देखते रहिए क्या क्लू हो सकता है या कुछ ट्विस्ट क्या हो सकता है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पकड़ते रहिए ध्यान से। दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति। इसमें क्या है, नई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने एवं रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्लियर हो बात। ओटीटी का विनियमन, इसमें क्या है, इस अधिनियम के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित नहीं किया जाता है। पॉइंट कितना गोला मारे सर? सर 10 गोला और मारिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ है, याद रखिएगा। अब आता है इंटरनेट शटडाउन। शटअप तो सर सुना था, कई लोगों ने मुझे बोला शटडाउन तो कोई बोला ही नहीं, क्या करें सर जाके पहले सुन के आते हैं कहीं पे कोई शटडाउन बोले। शटडाउन है क्या, बेसिकली सवाल ये है, चर्चा में क्यों था। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन के मामले दर्ज किए गए। कितने बार? 60 बार। तो छोटी बात सर, अच्छा छोटी बात है, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। बढ़िया बात है। तो फिर तो अब सवाल ये है कि इंटरनेट शटडाउन क्या है सर? इंटरनेट शटडाउन क्या है सर? आराम से बताइएगा, दिमाग बहुत भर गया है। अच्छा सुनिए ध्यान से। इंटरनेट शटडाउन किसी विशिष्ट आबादी, स्थान या इंटरनेट एक्सेस के प्रकार के लिए इंटरनेट सेवाओं में जानबूझकर किया गया व्यवधान रोक है। समझ रहे हैं, जानबूझकर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रभावित लोग वेबसाइटों तक नहीं पहुंच सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन संदेश नहीं भेज सकते हैं या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं कर सकते। ये कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन है भाई? ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक अशांति को बढ़ने से रोकना, धोखाधड़ी को रोकना, सुरक्षा और लोक व्यवस्था। ऐसी कुछ परिस्थितियां होती तब क्या लगाया जाता है? इंटरनेट शटडाउन, ताकि जो है चीज़ें, अफवाह ये सब न फैले ज़्यादा, देश की सुरक्षा से ध्यान रखने के लिए। अब आता है इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रावधान। इससे प्रावधान कुछ है क्या? बिल्कुल होगा सर, प्रावधान होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए क्या होता है। वर्तमान में इस इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं का निलंबन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, अब तो याद हो गया होगा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम अब तो याद हो गया होगा 1885 के तहत अनुसूचित दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन सार्वजनिक आपातकाल के या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित किया जाता है। ठीक बात है। ये नियम एक क्षेत्र में पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर एक बार में 15 दिनों तक दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति देते हैं। एक बार में 15 दिन तक, ध्यान रखिएगा। 1885 का अधिनियम केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित अलग अलग प्रकार की दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और उनके लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है। ये ऐसा कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे, कितना है अभी? 3 4 5 कितना है सर? हो जाएगा आज कि नहीं? देखते हैं भाई, प्रयास तो यही रहेगा, कर देते हैं कंप्लीट, है ना। चलिए, यही है ना इंटरनेट शटडाउन। देखिए कहाँ तक पहुँचे हैं। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश केवल संघ राज्य गृह सचिव, गृह मंत्री नहीं, ध्यान रखिए, गृह सचिव द्वारा जारी किया सकते हैं। 2017 में नियमों के तहत केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समीक्षा समिति क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा करती है। किसकी अध्यक्षता में? ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव। ध्यान रखिए सर, कितना बात ध्यान रखें, आप बार बार बोल रहे, ध्यान रखिए। हम इतना ध्यान रखने वाले होते ना, आज सिंगल नहीं रहता। अच्छा सिंगल है आप अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसमें क्या निर्णय है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले में आदेश दिया कि इंटरनेट पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का एक अभिन्न अंग है। इसलिए इस स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों से मेल खाना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किया। क्या निर्देश जारी किया न्यायालय ने? न्यायालय सर निर्देश जारी करता है भाई, क्यों नहीं करेगा? न्यायालय का हल्के में ले रहे हैं क्या?
सर हम तो जानते केवल आईएएस सबसे बड़ा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक बात। फिर 2017 के नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं का को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया सकता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया सकता है। इंटरनेट सेवाओं का निलंबन केवल अल्पकालिक अवधि के लिए किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत देखिए अनुच्छेद जहाँ पर फंडामेंटल राइट आ जाए ध्यान रखिएगा वहाँ पर। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश अनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप? अनुपातिकता के सिद्धांत। और निलंबन की अवधि को जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। आप ये नहीं कह सकते न्यायालय इसमें क्यों आएगा, बीच में न्यायालय नहीं बोलना चाहिए भाई, न्यायालय काम ही है बीच में बोलना। आप सोच रहे हैं न्यायालय नहीं बोलना चाहिए बीच में, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए अब क्या आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए 2019। सीपीए 2019 सर 2019 से जब नाम आता है ना बड़ा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? कोविड-19। अच्छा इस वजह से इतने कष्ट हो जाते तो कैसा मिल गया। सुर्खियों में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 2007 में दिए गए एक फैसले को खारिज कर दिया। ठीक बात है। आयोग ने 2007 के अपने एक फैसले में कहा था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए 1986 के दायरे में आती है। अच्छा ऐसी बात है। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को साल 2019 में फिर से पारित किया गया था। जी सर सुन रहे हैं आपकी बात को हम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ पता है नहीं सर, हम बहुत जानकार हैं लेकिन क्या बताएं ये छूट गया कहीं पर, चाहे कि दुकान में थोड़े सब पता चलेगा। सीपीए 1986 को उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना आदि के लिए पारित किया गया था। बस सीपीए 1986 के स्थान पर सीपीए 2019 याद ध्यान रखिएगा को पारित किया गया था। किसका? 86 के। 1986 कुछ और भी था क्या? सोचिएगा कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को बेहतर किया जा सके। पढ़े होंगे पर्यावरण में 1986 कुछ खास है। सीपीए 2019 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? सीपीए 2019 की मुख्य विशेषताएं कौन सी विशेषता सर? उपभोक्ता की परिभाषा का विस्तार। परिभाषा का विस्तार सर, उपभोक्ता क्या परिभाषा होगी? ऐसा भी है, देखिए क्या है। इसमें ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समान सेवाएं खरीदते या प्राप्त। अच्छा ऐसा भी है, बिल्कुल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समान सेवाएं खरीदते या प्राप्त करते हैं। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसे सामान को फिर से बेचने या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त करता है। खुद खरीद के फिर बेचने जा रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं हम उपभोक्ता बन जाएंगे। अरे भाई साहब ऐसे उपभोक्ता बन जाओगे फिर तो हम चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना सलाहकार परिषद के रूप में की गई। इसका कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने पर सलाह देना। ठीक बात है। अध्यक्ष, केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग का प्रभारी मंत्री ये अध्यक्ष होते हैं। लगेगा कि सर ये तो नहीं हो सकते, कोई और होगा। कौन होगा पता नहीं, बस होगा कोई और। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए की स्थापना। सीसीपीए सर ये कौन सा पीए है? उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक बात है। सीसीपीए में एक मुख्य आयुक्त और निर्धारित संख्या में अन्य आयुक्त शामिल होंगे। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति आज गलत कर देते गलत करिएगा, कौन है? केंद्र सरकार है। ध्यान रखिएगा, इस सब नियुक्त तो बहुत ध्यान रखिएगा। सीसीपीए में महानिदेशक अध्यक्षता में एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जिसका मुख्य कार्य क्या होगा? जांच या अन्वेषण करना, बेहतर तरीके से विवाद निपटाने की व्यवस्था, इसमें मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के जरिए विवादों का निपटान एवं शिकायतों की फाइलिंग का समक्ष बनाया गया है। विवादों का समाधान पढ़ाया गया ना, पीछे पढ़े हुए विवाद समाधान तंत्र। सर ये कौन तंत्र है? यंत्र तंत्र ऐसा कुछ क्या? नहीं। चलिए उसके बाद देखते क्या है, आगे बढ़ा दे कुछ। उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ। सर इसमें भी मध्यस्थता वाला बात आ गया। अभी तो आगे चर्चा दूसरी कुछ हो रही थी। उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ कंज्यूमर मीडिएशन सेल, इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस द्वारा? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पीठ के साथ साथ संबंधित राज्य के जिला और राज्य आयोगों के साथ संलग्न है। उत्पाद दायित्व से संबंधित कार्रवाई। उत्पाद दायित्व इसमें क्या है? इसे विनिर्माताओं सेवा प्रदाताओं आदि के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जोड़ा गया है। भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड। सर ऐसा भी क्या? भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड मिलता है, पुरस्कार मिलेगा क्या? यही क्या होता है? सीसीपीए द्वारा विनिर्माताओं या
एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए। भाई साहब 10 लाख रुपए सर, इतने तो हम IAS की तैयारी कर लेंगे फिर से तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और 2 साल तक की क्या कारावास सजा, 2 साल तक सर, 2 साल तो बहुत कम है। दोबारा अपराध करने पर फिर से अपराध नहीं सुधर रहे हैं, नहीं सुधर फिर क्या होगा, पर 50 लाख रुपए जुर्माना लगा देंगे। अच्छा, 5 साल से सजा दे दी जाएगी। सर वहीं दाल भात खाएंगे आराम से खाएंगे जेल में है। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकार। कौन कौन से 6 उपभोक्ता अधिकार भाई? सुरक्षा का अधिकार, सबसे पहले कौन सा? सुरक्षा अधिकार। सूचित होने का अधिकार, अच्छा ऐसा भी है। चयन का अधिकार, सर कहाँ है? IAS सिलेक्शन? नहीं, चयन का अधिकार। सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता अधिकार। सर इतने अधिकार हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ अन्य तथ्य के बारे में देख लेते हैं, अन्य तथ्य क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, देखिए क्या है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA में ने गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी की। किसने जारी की है? CCPA। इसमें क्या है? यह एडवाइजरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जारी की गई है। किसके अनुसार? 2019 के, ठीक बात है। यह अलग अलग कानूनों के तहत प्रतिबंधित गैर कानूनी गतिविधियों का विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर बल देते हैं। अच्छा सर, ऐसा बल देते हैं सर, बल देते हैं, जोर देते हैं है ना। फिजिक्स में पढ़िए तुरंत, फिजिक्स पढ़ेंगे हम पहले। देखिए क्या इसमें एडवाइजरी जारी करने के पीछे कारण है। इसमें क्या है? बेटिंग या गैम्बलिंग, बेटिंग या गैम्बलिंग सुनेगा नाम, जुआ वाला, जैसे गैर कानूनी गतिविधियों के प्रत्यक्ष रूप से या सरोगेट विज्ञापन के जरिए एंडोर्समेंट, समर्थन, समझ में आया, समर्थन होता है, के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में बैटिंग और गैम्बलिंग की विनियमन, इसमें क्या है? यह संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि गैम्बलिंग किस अनुसूची के तहत है। ध्यान रखें, उससे 7वीं अनुसूची के तहत, राज्य सूची का एक विषय है। 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का एक विषय है, ध्यान रखिएगा। राज्य सूची की प्रविष्टि 34 और प्रविष्टि 62 में कराधान के उद्देश्य से इसे क्या कर दिएगा? शामिल किया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, नाम ही नहीं सुने सर, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट भी कुछ है, ध्यान रखिएगा। IAS होने वाले IAS को पता होना चाहिए इस बातें। नामक पुराने कानून के आधार पर अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में बैटिंग और गैम्बलिंग से निपटने के लिए अपने अपने अलग कानून बनाए हैं, अलग कानून बना लिया, अपना अपना कानून। हम जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे। अच्छा ठीक बात है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के सरोगेट विज्ञापन सहित अन्य विज्ञापनों पर 2023 में एडवाइजरी जारी की थी। किसने? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऐसा मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। टाइम क्या हुआ? 17 मिनट, 18 होने वाला है। देखते हैं कितना, 1 2 बस खत्म हो गया। 2 पेज। अब तो हम स्पीड लेके चलेंगे, धड़ 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 सर, धड़ 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 क्या होता है? ट्रेन लेके जाएंगे क्या? ट्रेन नहीं है भाई। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA, सुना होगा नाम, बहुत फेमस, बहुत फेमस। देखिए क्या होता है इस पे। FCRA एक्ट सुर्खियों में क्यों था? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया। किसी के भंडारा लगेगा ऐसा नोटिस जारी किया सर, ये सब थोड़े करेंगे। इस नोटिस में कहा गया है कि उन गैर सरकारी संगठनों NGO के FCRA पंजीकरण के नवीकरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया किया सकता है या उनके पंजीकरण रद्द किया सकता है जो विदेशी अनुदान का उपयोग विकास विरोधी गतिविधियों में या दुर्भावनापूर्ण विरोध प्रदर्शन करने में धर्मांतरण में करते हैं। अच्छा, धर्मांतरण में अगर प्रयोग करते हैं तब, बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा वहाँ पर पेपर में। अब आता है कि FCRA के बारे में क्या है सर। FCRA बड़ा सुना है, गृह मंत्रालय इसमें बीच में आ गया है। क्या है ये, बताता हूँ क्या है, चुपके सुनिएगा विदेशी अनुदान का अर्थ क्या है? विदेशी अंशदान का अर्थ है किसी विदेशी व्यक्ति संस्था द्वारा किसी वस्तु, मुद्रा या प्रतिभूति का दान, वितरण या हस्तांतरण। सुनिए आगे बात। FCRA का कार्यान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, तुरंत काटिए, राष्ट्रपति मिले, ऐसे जगह राष्ट्रपति तुरंत आते हैं बीच में ध्यान रखिएगा। किसी NGO के पूर्व की गतिविधियों की जांच के आधार पर अंशदान प्राप्ति को मंजूरी देने या खारिज करने में गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, IB। सर IB। उसके बाद क्या आता है? 2020 में संशोधन के बाद FCRA के प्रमुख प्रावधान, मतलब 2020 में संशोधन का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है? विदेशी फंड। इसमें क्या है? विदेशी फंड, विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति
विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति किसकी थी? एनजीओ के पंजीकरण के साथ साथ इसके प्रत्येक पदाधिकारी का आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। सबका आधार नंबर चाहिए। विदेशी धन प्राप्त करने के प्राप्ति पर प्रतिबंध के मामले इन्फोग्राफिक में देखिए क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। कौन विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं कर सकता है? कौन कौन? सर हमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मिल जाता मजा आता सर। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, इनको नहीं मिलेगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं मिलेगा। न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा। सोच रहे सुप्रीम कोर्ट सोच रहे हैं कि हमको मिल जाता भगवान, मजा आ जाता हम तो और अमीर हो जाते उनको नहीं मिलेगा। पत्रकार या समाचार पत्र या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी, इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा भी सर? बिल्कुल क्यों बोल दिए? नहीं, बस वैसे याद रखिए, कुछ नहीं। विधायिका के सदस्य, अच्छा विधायिका सदस्य उनको नहीं मिलेगा सर। और राजनीतिक दल या उनके पदाधिकारी, उनको भी नहीं मिलेगा। राजनीतिक प्रकृति के संगठन, इनको भी नहीं मिलेगा। कौन 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 विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं कर सकता? तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो कन्फ्यूज कर देगा, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा कि इनको नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, क्लियर कर लीजिए। अब आता है एफसीआरए खाता। ये क्या है? एफसीआरए खाता क्या है? निर्धारित एफसीआरए खाते का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली स्थित कौन? एसबीआई की मुख्य शाखा में खाता होना अनिवार्य है। सर हमारा तो किसी और में है, किस में है पता नहीं सर, बस है। इस खाते में केवल विदेशी अंशदान ही प्राप्त या जमा किया जा सकता है। केवल विदेशी अंशदान ही प्राप्त या जमा किया जा सकता है, कोई अन्य पैसा नहीं। यह धन किसी अन्य व्यक्ति या एनजीओ को स्थानांतरित नहीं किया सकता है। सोच रहे हैं मंगा लेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, सब्जी भी लेके आएंगे उसी से। अच्छा सब्जी के लिए लेके एफसीआरए यूज करो भाई। एफसीआरए पंजीकरण की वैधता, इसमें क्या है? पंजीकरण वैधता 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए सर, ये तो चुनाव की तरह लग रहा है, याद रखिएगा। एनजीओ को पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर, कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। कितने? 6 महीने के भीतर, याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है? प्रशासनिक कार्यों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा। प्रशासनिक कार्यों के लिए सीमा कुछ क्या? देखिए क्या होता है। निधि का उपयोग केवल इस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है, मतलब जिसकी वजह से इसको मिला है, एफसीआरए से धन मिला है, तो ये केवल जो है उसी के लिए यूज होना चाहिए। ये तो नहीं पता चला घर जाके घर बनवा ले रहे हैं चुपके चुपके, ऐसा नहीं करना है। इस निधि की अधिकतम 20% राशि ही प्रशासनिक खर्च में उपयोग किया जा सकता है। कितना? 20%, पता सब लगा दिए प्रशासन में ही। पहले अधिकतम 50% की राशि प्रशासनिक कार्यों में खर्च किया जा सकता था। पहले कितना था? 50%। चेंज, ध्यान रखिए, चेंज। यूपीएससी ऐसी जो तक टैकल करती है। अब आता क्या है? वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। यह नहीं कि करेंगे भी नहीं भी करेंगे, इनकी मर्जी नहीं चलेगा, अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सरकार की जांच के बाद अप्रयुक्त विदेशी अनुदान का उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकते। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आता क्या? डाकघर अधिनियम 2023। पोस्ट ऑफिस इसमें कौन सा अधिनियम आएगा जब पेपर में आएगा तो पता लगेगा। सर ये भी तो आया था लेकिन मैं पढ़ा नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था सर? मुझे लगा कि मतलब कि इसको जो है यूज नहीं है। अच्छा यूज नहीं है, यूपीएससी आपको बताएगा नोटिस देकर के यूज है कि नहीं, तब आप पढ़िएगा। चलिए, इसके पारित होने के बाद भारतीय डाक अधिनियम 1898 निरस्त हो गया। क्या? इसके पारित होने के बाद भारतीय डाक अधिनियम, तो याद रखिएगा इसमें क्या है? डाकघर अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र। इसमें क्या है देखिएगा कि डाक सेवाओं के महानिदेशक के पास सेवाओं के बदले शुल्क लगाने, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने आदि से संबंधित शक्तियाँ होंगी। सर शक्ति भी होगी? अच्छा किस लिए सर? देख लीजिए, इतना बता दिया हम आपको। उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए। डाक द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल को रोकने की शक्ति। पता चला डाक में कुछ और भेज रहे हैं सर, लव लेटर भेजेंगे तो रोक लेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि अच्छा इंसान है, बस गलतियां कर रहा है लेकिन अच्छा इंसान है, उससे कुछ देश की संप्रभुता नहीं खत्म जाएगी। ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार कुछ निर्धारित आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जा सकता है उनमें देश की सुरक्षा, राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा शामिल है। रटे रहिए सब, इस पॉइंट रटे रहिए। लोक व्यवस्था, मैत्रीपूर्ण संबंध, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, देश की सुरक्षा, ये सब रटे रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आता है जवाबदेही से उन्मुक्ति। किससे? जवाबदेही से उन्मुक्ति। इसमें क्या है? डाकघर अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं की जवाबदेह नहीं होगा अपने प्रदत्त सेवाओं। हालांकि कुछ निर्धारित प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में डाक विभाग को जवाबदेह बनाया गया। ठीक बात है।
इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें कोई दंड नहीं है। जबरदस्ती आ जाए 3 साल कारावास, अपने आप मर तुक्का मार रहे हैं, सही होगा। 3 साल तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान डाक व्यवस्था क्या था तो पता ही होगा आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1727 में अपना पहला डाकघर खोला था। 1727 में, देख रहे हैं ना। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, तो फेमस आदमी है, ने भारतीय डाकघरों को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में मान्यता दी थी। ठीक बात है। आज कोलकाता के जिस जगह जनरल पोस्ट ऑफिस है वह पहले फोर्ट विलियम था। अच्छा, ऐसा ही है। ये रहा आज का कुछ आर्टिकल। उम्मीद है कि चीज़ें बात में समझ में आई होंगी, कुछ थोड़ा मोड़ा। कल मिलेंगे किसके साथ, ये सुर्खियों में महत्वपूर्ण संवैधानिक वैधानिक कार्यकारी निकाय, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़। सर स्टाइल से बोलते हैं इंग्लिश, क्या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाएं क्या हम? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही इकोनॉमी का भी पोर्शन शुरू हो जाएगा। मुश्किल से 2 दिन लगेंगे, 1 या 2 दिन, या तो हो सकता है कि मूड बन जाए तो आज ही शुरू कर देंगे जैसे मूड बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।